फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में आपने सुना ही होगा। 2 महीनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हाल ही में नेशनल लेवल पे एक और प्रोटेस्ट हुआ था? हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स प्रोटेस्ट के बारे में, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के शोरगुल के बीच में कहीं गुम सा गया। लेकिन वो प्रोटेस्ट एक अहम मुद्दे पर था, जिसका इंपैक्ट आपको और मुझे भी दिखेगा जल्द ही। दिसंबर में देश भर के मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स, आम भाषा में कहें तो एलोपैथी डॉक्टर्स, स्ट्राइक पर चले गए। 12 घंटे के लिए सभी नॉन एसेंशियल नॉन कोविड सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज, आईसीयू और सीसीयू को जारी रखा गया। स्ट्राइक को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कॉल किया था और इसको इंडियन डेंटल एसोसिएशन, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और एम्स का भी समर्थन मिला। एक अनुमान के मुताबिक उस दिन लगभग 10 लाख एलोपैथिक डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले गए। हालांकि एक ही दिन की बात है। अब आप कहोगे कि यार डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कोई नई बात थोड़ी ना है। बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटी छोटी बातें, यू नो व्हाट आई मीन, होती रहती हैं। पर पिछले 6 सालों में शायद यह पहली बार हुआ था कि इतने बड़े पैमाने पे देश भर में डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया हो एक मुद्दे को लेकर। तो सवाल लाजमी है कि आखिर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ क्यों? डॉक्टर्स नाखुश क्यों हैं? फार्मर्स तो मिसगाइडेड है, डॉक्टर्स को मिसगाइड कौन कर रहा है? कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कहानी के पात्र। एडिटर, मैं बता दे रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं। मैंने पात्र बोला था, पात्रा नहीं बोला था। हटाओ। पात्र, पात्र बने, अरे किरदार, कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। लगभग 3,50,000 मेंबर्स के साथ ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स का ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मेन मोटिव है कन्वेंशनल डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। फिर आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। वैसे तो ये 1995 में शुरू हुआ था, पर तब ये होता था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। साल 2003 में इसको बदल के बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। 2014 में चुनाव हुआ, बीजेपी पावर में आई। नवंबर 2014 में सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ आयुष को बना दिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मतलब चौबे जी चले चौबे बनने, कहीं दुबे बनकर ना रह जाए। फिर आता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आयुष मिनिस्ट्री के अनुसार काम करती है। देश में जितने भी आयुष कॉलेजेस हैं वो सीसीआईएम से ही अफिलिएटेड होते हैं। उनका करिकुलम, उनका सिलेबस सीसीआईएम से ही डिसाइड किया जाता है। तो फिर हुआ यूं कि 20 नवंबर को सीसीआईएम ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसका नाम था इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा एजुकेशन अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2020। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि आयुर्वेदा के शैल्य और शालक्य तंत्र स्ट्रीम्स के जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो 58 टाइप्स ऑफ नॉन क्रिटिकल सर्जिकल प्रोसीजर्स अब परफॉर्म कर सकते हैं। अब आईएमए को इस पर आपत्ति हो गई, और वो भी एक नहीं, काफी अनेक टाइप आपत्तियां हो गई। समझाता हूं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि उनको आयुर्वेदा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सीसीआईएम इस नोटिफिकेशन के थ्रू 2 अलग स्ट्रीम्स ऑफ मेडिसिन को मिक्स कर रही है, और इस खिचड़ीफिकेशन ऑफ मेडिकल सिस्टम्स को उन्होंने नाम दिया मिक्सोपैथी। ये डॉक्टर्स है ना, ये नहीं समझते हैं। अरे इनको मैथ्स नहीं आती है। अब इनको कौन समझाए कि a+b² से एक्स्ट्रा 2ab निकलता है कि नहीं निकलता है? हाँ। आयुष मिनिस्ट्री और सीसीआईएम का प्लान यह है कि आयुर्वेदा के पोस्ट ग्रेजुएट्स को उनका एक कोर्स कंप्लीट करना होगा, एक ब्रिज कोर्स जिसे कहा जाता है, जिसमें उन्हें 58 सर्जरीज को परफॉर्म करने की फुल ट्रेनिंग दी जाएगी। पर समस्या यह भी है कि इस ब्रिज कोर्स का जो पूरा कंटेंट है, पूरा टेक्स्ट बुक है, सब एलोपैथी करिकुलम से ही बना है। मतलब ये डॉक्टर्स ना तो आयुर्वेदा से होंगे ना ही एलोपैथी के, ये हाइब्रिड डॉक्टर्स होंगे। यानी डॉक्टर्स नहीं हुए, मोसेंटो के बीज होंगे। बाहर से नींबू, अंदर से टमाटर। पर फर्क क्या पड़ता है? अरे मतलब तो आपको खट्टा खाने से है ना। पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बेशक सर्जरी करें, पर अपने आयुर्वेदिक टेक्स्ट और रिसर्च करके पढ़ें और उनमें दिए गए एंशिएंट प्रोसीजर से सर्जरी करें।
इससे आयुर्वेदा और कन्वेंशनल मेडिसिन दोनों ही अलग अलग अपनी आइडेंटिटीज रख पाएंगे। मतलब नींबू को नींबू बने रहने दीजिए और टमाटर को टमाटर, ताकि इस्तेमाल करते वक्त पता तो चले कि लेमोनेड किससे बनेगा और सब्जी में क्या डलेगा। आप देखिए, एमबीबीएस अगर करना चाहते हो या बीएएमएस यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, दोनों के लिए आपको एक ही एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। पर एमबीबीएस का कट ऑफ बीएएमएस से 200 मार्क्स ज्यादा है। पर इस नोटिफिकेशन के बाद एक बीएएमएस स्टूडेंट पीजी कंप्लीट करने के बाद एक ब्रिज कोर्स करेगा और फिर वही सर्जरीज परफॉर्म कर सकता है जो एक नॉर्मल डॉक्टर कर सकता है। तो आईएमए का कहना है कि इस नोटिफिकेशन से कम मेरिट वाले स्टूडेंट्स के लिए एलोपैथी प्रैक्टिस करने का एक बैकडोर सा, एक चोर दरवाजा खुल जाता है। यानी एंटायर पॉलिटिकल साइंस के बाद अब एंटायर मेडिकल साइंस भी होगा। वाह, हैशटैग मास्टर स्ट्रोक। अब जायज सी बात है कि आईएमए ने इतने सारे आरोप लगाए हैं, इतने सारे एलिगेशन लगाए हैं, तो सीसीआईएम ने भी जवाब दिया होगा ना। तो आइए देखते हैं कि सीसीआईएम का क्या कहना है इस होल कंट्रोवर्सी में। सीसीआईएम ने यह स्पष्ट किया है कि यह जो स्कीम है सारे आयुर्वेदा डॉक्टर्स पर लागू नहीं होता है, बल्कि उन्हीं के लिए होता है जो शैल्य और शालक्य के पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और जरूरी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। यहां आपको यह बता दें कि शैल्य यानी जनरल सर्जरी और शालक्य यानी आई, ईयर, नोज और थ्रोट से रिलेटेड। सीसीआईएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह स्कीम शैल्य और शालक्य पीजीज को सभी तरीके के सर्जरीज परफॉर्म करने की अनुमति नहीं देता है, बल्कि 58 नॉन क्रिटिकल सर्जरीज जिसमें मेंशन किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ वही सर्जरीज परफॉर्म करने की अनुमति है। सीसीआईएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि नोटिफिकेशन में कुछ नया नहीं है। एक्चुअली उनके मुताबिक 2020 का जो नोटिफिकेशन है 2016 के नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन है। अदरवाइज आयुर्वेदा डॉक्टर्स तो 20 साल से अपने कॉलेजेस में सर्जरी, ऐसे नॉन क्रिटिकल सर्जरीज करते आए हैं। ये उनके सिलेबस में था पर लीगली कहीं मेंशन नहीं था, तो बस उन्होंने 2020 में इस नोटिफिकेशन के थ्रू इसको लीगल बना दिया है। मिक्सोपैथी के आरोप को भी सीसीआईएम ने पूरी तरीके से खारिज किया है। उनका कहना है कि नोटिफिकेशन में केवल मॉडर्न मेडिसिनल टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया है क्योंकि सबको समझ में आता है। मेडिसिनल टर्मिनोलॉजी देखिए किसी पापा की प्रॉपर्टी तो नहीं होती है, ये ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, अरबिक जैसे पुरानी भाषाओं से भी ली गई है, उनका मिश्रित है। बाकी वो कहते हैं हमारी जो प्रोसीजर्स हैं वो वैदिक ही हैं। चलिए यहां तक तो समझ में आई आईएमए और सीसीआईएम की बात। अब सवाल यह आता है कि सरकार की क्या मंशा है इस पॉलिसी चेंज के पीछे, वो क्या चाहती है। अब देखिए हमारे देश में डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है 1:1456। आप मान लीजिए यह ऑप्टिमिस्टिक फिगर है, इससे ज्यादा ही खराब सिचुएशन है, लेकिन डब्ल्यूएचओ कहती है कि रेशियो होना चाहिए नॉट लेस देन 1:1000। इसका मतलब है कि हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है। यह चीज तो आप और हम ऐसे में भी जानते हैं, डब्ल्यूएचओ को लाने की क्या जरूरत है। यह कमी खासकर प्राइमरी हेल्थ लेवल पर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज और स्लम्स में एमबीबीएस डॉक्टर जाना नहीं चाहते हैं। वजह, एमबीबीएस करने में मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है, मेरिट लगती है और पैसे बहुत सारे लगते हैं। तो डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं अर्बन सेंटर्स, जहां उन्हें एडिक्वेट पेइंग क्लाइंटेल मिल जाए। इनफैक्ट एनएसएसओ के डेटा के अनुसार केवल 18% सेल्फ ओन्ड मेडिकल एंटरप्राइजेस रूरल एरियाज में आपको मिलेंगे, बाकी सब अर्बन एरियाज में। तो रूरल एरियाज में बहुत सारे झोला छाप चिकित्सकों ने मोर्चा संभाल के रखा है। सरकार को नजर आया कि हमारे पास एलोपैथी डॉक्टर्स में करीब 12 लाख और इंडियन सिस्टम के डॉक्टर्स में करीबन 8 लाख डॉक्टर्स हैं। तो सरकार ने ऐलान कर दिया कि 2030 तक हम बनाएंगे वन नेशन वन हेल्थ स्कीम। अब आप तो जानते ही हैं इस वन का चक्कर, वन कार्ड, वन टैक्स, वन इलेक्शन, वन लैंग्वेज, वन पार्टी। तो हुआ यूं कि नीति आयोग ने 4 कमिटीज अब बैठाई हैं जो कि देश में अलग अलग मेडिसिनल सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट करके एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाएंगी। इसके अंतर्गत मेडिकल एजुकेशन, क्लिनिकल प्रैक्टिस, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल रिसर्च सब आ जाएगा। सरकार का कहना है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में हम पैथी को बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं। अरे भाई, जब तक पेशेंट को बेनिफिट मिल रहा है तब तक आपको फर्क क्या पड़ रहा है कि कौन सा पैथी है। तो अब मान लीजिए कि आप पेशेंट हो, कुछ सालों बाद आप सरकारी हॉस्पिटल जाते हो। अब उस हॉस्पिटल में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा डॉक्टर्स का बुफे लगा होगा।
आपकी समस्या के अनुसार यह डिसाइड किया जाएगा कि आपको एलोपैथी डॉक्टर के पास भेजा जाए या आपकी समस्या होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदा से हैंडल हो सकती है। मोटा मोटा ये समझिए कि जो हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन थे ना, जिनको हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहते थे, अब वो मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हो रही है। सो इज दिस नेसेसरी? ये आखिरी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या जरूरत थी ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को बनाने के लिए, यूनिफिकेशन करने के लिए? देखिए, एक तो है कि भाई देखिए, हमारे यहां डॉक्टर्स की शॉर्टेज पूरे करने के लिए दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। हमारी जो एग्जिस्टिंग मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो सिस्टम है, वो काफी बड़ी है। हमारे यहां 550 करीबन मेडिकल कॉलेजेस हैं और हर साल 80,000 डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की जगह अगर सरकार एग्जिस्टिंग सिस्टम में और इन्वेस्ट कर दे, इसको एक्सपैंड कर दे, तो शायद यहां भी शॉर्टेज पूरी हो सकती थी। थियोरी में तो यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है समस्या रिसोर्सेज की है। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्कैर्स। तो अब यह देखना होगा कि यह सरकार ने ये जो खत्म लिया है वो एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे होता है। आने वाले दिनों में अगर हमें वेल ट्रेन्ड लोकल डॉक्टर्स मिल जाए, अगर आने वाले दिनों में रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की फैसिलिटीज बढ़ने लगे तो सही है। लेकिन जैसा कि हमने बहुत सारे मास्टर स्ट्रोक्स में देखा है, मंशा सही होती है, आइडिया सही होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन करते करते हालत खस्ता हो जाती है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।